CH-112 10 राक्षसनियों ने किया आरव पर हमला। अरेंद्र, उस लड़की के अंगूठे पर एक कट लगाओ। ये सुनते ही आरव ने तुरंत उसके अंगूठे पर कट लगा दिया। वो लड़की अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। कुछ पलों बाद आरव ने देखा कि उस अंगूठे के अंदर कुछ बिलबिला रहा था। जैसे ही उसे वो कट लगा, वो बाहर आने लगा। आरव ने अपने हाथ से उसे पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वो कोई छोटा सा पैरासाइट राक्षस था। राक्षस के मरने के बाद वो पैरासाइट राक्षस किसी काम का नहीं रह गया था और आरव ने उसे चींटी जैसे मसल कर दूर फेंक दिया। थैंक यू सो मच, कॉस्ट्यूम वाली लड़की ने होश में आते हुए कहा। तुम्हारा एलिमेंट कौन सा है? आरव ने उससे पूछा। हीलिंग एलिमेंट, उस लड़की ने आरव को जवाब दिया। क्या तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो? आरव ने पूछा। हाँ, कुछ देर आराम करने के बाद मैं कर पाऊंगी। उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। ठीक है, क्या तुम इस दूसरी स्टूडेंट का भी ध्यान रख सकती हो? यूनिवर्सिटी के हीलिंग रूम में जाना, और अगर मैं सही हूं तो वहां तुम्हें खाना, पानी और दवाइयां सब कुछ मिल जाएंगी, आरव ने उससे कहा। क्या यहाँ ऐसे और भी राक्षस हैं? उस हीलिंग मैजिशियन ने आरव की बात सुनकर उससे पूछा। बहुत सारे हैं, ये बिल्कुल पैरासाइट की तरह है और फैलते भी हैं। मैंने तुम्हारे अंगूठे पर एक कट लगा दिया है ताकि तुम भी एक राक्षस न बन जाओ, आरव ने कहा। वो लड़की काफी शांत और समझदार थी। ठीक है, तो लोगों को सीधे हीलिंग रूम में भेज देना ताकि मैं उन्हें हील कर सकूं, उस लड़की ने कहा। ठीक है, आरव ने जवाब दिया। उसे लोगों के बारे में बहुत बुरा लग रहा था, जो काफी कमजोर थे। आखिर उसके पास सिर्फ एक को बचाने का वक्त नहीं था, लेकिन अब हीलिंग रूम के अंदर एक हीलिंग मैजिशियन था। उसके वहां होने से एक सेफ जोन तैयार हो गया था। वहां खाना, पानी, दवाई सब कुछ था, और जैसे ही यूनिवर्सिटी या फिर हंटर्स यूनियन से कोई भी आता तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता। मुझे माफ करना, लेकिन क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? जैसे ही आरव वहां से जाने वाला था, उस हीलिंग एलिमेंट वाली लड़की ने आरव से पूछा। वो अब ये मत कहना कि तुम मुझे बचाते बचाते अपना नाम ही भूल गए, उस लड़की ने हंसते हुए कहा। नाम में क्या रखा है? आरव ने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी और वहां से चला गया। यूनिवर्सिटी में आरव के नाम को अच्छा नहीं माना जाता था। उस बीस्ट बैटल कंपटीशन के बाद आरव का नाम सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता था। वो सबका कॉमन दुश्मन बन गया था, और बनता भी क्यों न। उसने सारे स्टूडेंट्स के हिस्से के रिसोर्सेज जो जीत लिए थे। इसलिए जब उस लड़की ने आरव का नाम पूछा तो वो बताने में हिचकिचा रहा था। उसके बाद लड़की ने भी फिर से नहीं पूछा और आरव के पास भी बर्बाद करने के लिए कोई वक्त नहीं था। वो तुरंत रेड डॉट की दूसरी लोकेशन की तरफ भागने लगा। चुटकी, जल्दी मुझे अगली लोकेशन बताओ, आरव ने कहा। 50 मीटर तुम्हारे राइट पर, 100 मीटर तुम्हारे ठीक सामने, और पीछे की तरफ 130 मीटर, चुटकी ने कहा। इन सबको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं, चुटकी ने कहा। आखिर कितने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं? आरव ने परेशान होकर कहा। तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ इतने सारे हॉस्टल्स हैं। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी हुआ तो ये सब लोगों में फैल जाएगा, चुटकी ने कहा। किस्मत से छुट्टी होने के कारण हॉस्टल खाली है। हो सकता है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग बाहर चले गए हो और दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी, आरव ने कहा। मुझे नहीं लगता कि ये यूनिवा के बाहर गए हैं, चुटकी ने कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिन के वक्त तो ये आम इंसान होते हैं ना? तो तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि ये लोग बाहर नहीं गए हैं? आरव ने पूछा। मुझे लगता है कि जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं उन्हें राक्षसी महामाया कंट्रोल कर रही है। वो न रात में और न ही दिन में उन्हें यूनिवर्सिटी के बाहर जाने देती है। इस यूनिवर्सिटी में उनके शिकार के लिए कई सारे लोग हैं और इसलिए वो बाहर नहीं जाएंगे, चुटकी ने उसे बताया। ये तो मेरी यूनिवर्सिटी को कोई रेस्टोरेंट समझकर आ गई है। आरव, उन तीनों राक्षसनियों को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। वो तुम्हारी तरफ ही बढ़ रही है, चुटकी ने आरव को सावधान करते हुए कहा। ये जगह मेरे लड़ने के लिए बहुत छोटी है, यहाँ मैं अच्छे से नहीं लड़ पाऊंगा। हाँ, मुझे याद आया कि ऊपर एक बास्केटबॉल कोर्ट है। मैं वहां जाता हूँ और वहां जाकर इन सबको एक साथ मजा चखाऊंगा। ये कहकर आरव तुरंत उस बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागा। आरव बहुत तेजी से बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागा और इस हड़बड़ी में वो चुटकी की आखिरी बात ही नहीं सुन पाया। आरव ने जैसे ही बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचकर उसका दरवाजा खोला, वैसे ही उसे बॉल की जमीन से टकराने की आवाज आने लगी। अरे, लड़कियां तो यहाँ बास्केटबॉल खेल रही हैं। मैं उन राक्षसों को मारने में इनकी मदद ले सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं उन राक्षसों से भागकर यहाँ आ गया, आरव और तेजी से सीधा कोर्ट की तरफ भागने लगा। बास्केटबॉल कोर्ट की जमीन इतनी ज्यादा चमक रही थी कि उसमें आरव की शक्ल भी दिख रही थी। कोर्ट में आने के बाद आरव ने देखा कि कुछ लड़कियां सच में एक गेम के बीच में थी।
उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वहां कोई नेशनल लेवल का गेम चल रहा हो। आरव उन्हें देखकर बेहद खुश हो गया और खुशी से चिल्ला पड़ा। चिल्लाते वक्त उसे वहां किसी के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद वो राक्षसियां कचरे के डिब्बे से टकरा गई है। लड़कियों, मेरी बात सुनो प्लीज, अभी के लिए बास्केटबॉल खेलना बंद करो। हमारी तरफ 3 राक्षसियां आ रही हैं, उन्हें हराने में मेरी मदद करो। हम सब मिलकर ही उन्हें हरा सकते हैं, और अगर हमने उन्हें नहीं मारा तो वो हमें मार डालेंगी या फिर हमें भी अपने जैसा ही बना लेंगी। ये कहने के बाद वो मुस्कुराया और पीछे मुड़कर उन 3 राक्षसियों को देखने लगा। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा? मेरे पास तो तुम लोगों से भी ज्यादा मैजिशियंस हैं जो तुम्हें मारने में मेरी मदद करेगी, उसने मन ही मन सोचा। वो तीनों राक्षसियां बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर आ चुकी थी और उनकी नजरें आरव पर टिकी हुई थी, जो इसके ठीक बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे वो उनसे जीत ही गया हो। उन राक्षसियों ने अपना मुंह तो खोला लेकिन आरव की तरफ नहीं बढ़ी और न ही उस पर कोई हमला किया। वो आरव को देखकर कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उनकी ये आवाजें सुनकर बास्केटबॉल खेल रही सारी लड़कियां रुक गईं और उन तीनों राक्षसियों को हैरानी से देखने लगी। उन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी मैजिकल बीस्ट यहाँ भी आएंगे। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट कर पाती, वो अचानक उन राक्षसियों के कंट्रोल में आ गई और सारी की सारी लड़कियां जमीन पर गिर गईं और दर्द के मारे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। अरेंद्र, मैंने तुमसे कहा था न कि बास्केटबॉल कोर्ट रेड डॉट से भरा हुआ है, तो फिर तुम वहां क्यों गए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अचानक उसे अपने कानों में चुटकी की आवाज सुनाई दी। क्या? आरव ने शौक होकर पूछा। बास्केटबॉल कोर्ट भी रेड डॉट से भरा हुआ है? मतलब ये सिट? वो जिन लड़कियों से मदद मांगने आया था, क्या वो भी? आरव ने मन ही मन सोचा। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया था। वो बास्केटबॉल खेलने वाली लड़कियां जमीन पर गिरी पड़ी थी और उन राक्षसियों की आवाज से न जाने उनके साथ क्या हो रहा था। धीरे धीरे उनके नाखून लंबे होने लगे और वो उनसे अपनी खाल नोचने लगी। आरव ने हड़बड़ी में यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही उनकी खाल अलग हुई, उसके नीचे वही राक्षसों वाली सांप जैसी खाल थी। आरव इसे देखकर दंग रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था वो बेहद डरावना था। वहां मौजूद सारी लड़कियां राक्षसियों में बदल गई थीं। अभी कुछ पलों पहले वहां कम से कम 10 मैजिशियंस ने उन राक्षसियों को घेर रखा था और अब वो सब खुद राक्षसियों में बदल गई थी। अचानक सब कुछ बदल गया था। वो लड़कियां इतनी जल्दी राक्षसियों में बदल गई थी कि आरव को उनके अंगूठे पर कट लगाने का वक्त ही नहीं मिला था। अब उसके पास उन्हें मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में सिर्फ लड़कियां खेल रही थीं। आरव को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उनमें से एक लड़की इन्फेक्टेड होगी और उसने बाकी सबको भी इन्फेक्ट कर दिया होगा। उसने सोचा था कि वो इन लड़कियों की मदद लेकर उन राक्षसियों को हरा देगा, लेकिन वो लड़कियां तो खुद ही राक्षसियों में बदल गई थी। अगर वो सब एक साथ आरव पर हमला कर देती तो उसके तो चीथड़े उड़ जाते। क्या तुम उन सबसे अकेले लड़ पाओगे? चुटकी उसके कान में चिल्लाए। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई हीरो समझ रखा है क्या तुमने? तो फिर तुम क्या करोगे? मैं पहले यहाँ से भागूंगा और फिर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। आरव बेवकूफ नहीं था। वो उन लड़कियों को पूरी तरह से बदलने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने मैजिकल बूट्स को एक्टिवेट किया। कुछ ही पलों में उसके पैरों पर एक हल्की सी रोशनी आ गई और देखते ही देखते ये मैजिक बूट्स में बदल गई। आरव इतना तेज भाग रहा था कि कोई उसे पकड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और साथ ही उसकी किस्मत अच्छी थी कि बास्केटबॉल कोर्ट में बाहर जाने के 2 रास्ते थे, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इन मैजिक बूट्स ने एक बार फिर से आरव की जान बचा ली थी। बास्केटबॉल कोर्ट की लाइट बहुत तेज थी और वहां परछाइयां ढूंढना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से यहाँ शेडो एलिमेंट का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। अगर उसके पास ये मैजिक बूट्स न होते तो आज वो यहीं अपनी जान से हाथ धो बैठता। यहाँ तक कि उसका इंटरमीडिएट मैजिक भी उसके कोई काम नहीं आता। अपना इंटरमीडिएट मैजिक इस्तेमाल करने के लिए उसे कम से कम कुछ सेकंड तो लगते ही, और उतने में तो वो राक्षसियां उसे कच्चा ही चबा जाती। आरव दूसरी एग्जिट की तरफ भागा। ये एग्जिट वहां शायद एथलीट्स के लिए रेस्ट रूम में जाने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही आरव इस एग्जिट से बाहर निकला, वो एक लंबे और पतले हॉलवो में पहुंच गया और तभी वो सारी लड़कियां राक्षसियों में बदल गई और सीधा उस हॉलवो के अंदर आ गई। आरव भी बिना वक्त बर्बाद किए सीधा हॉलवो की दूसरी तरफ भागा। जब उसने देखा कि वो राक्षसियां उसका पीछा करते हुए हॉलवो के अंदर आ गई हैं, तो वो मुस्कुराने लगा। अच्छी बात है, मैं एक बार में इन सब का सफाया कर दूंगा।
आरव उन राक्षसियों को देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। रोज फ्लेम फ्यूरी फिस्ट हमला करो। ये बोलते ही आरव की बॉडी पर रोज फ्लेम्स आ गए और उसके चारों तरफ का तापमान बढ़ गया। तभी आरव जोर से चिल्लाया और उसके फ्यूरी फिस्ट की सारी शक्ति उसके दाएं हाथ में आ गई। 3, 2, 1 और ये लो मेरे फ्यूरी फिस्ट का मजा। ये बोलते ही आरव ने अपना फ्यूरी फिस्ट उन सब की तरफ फेंका। रोज फ्लेम फ्यूरी फिस्ट की रोशनी से पूरा हॉलवे जगमगा उठा था और उसके धमाके से ऐसा लगता था कि पूरा हॉलवे पूरी तरह बिखर जाएगा। दो राक्षसियां जो सबसे आगे खड़ी थीं, वो आग की लपटों में घिर गई थी और दर्द के मारे जोर से चीख रही थी। वो चाहती भी तो इस हमले से नहीं बच सकती थी। आरव ने अपने फ्यूरी फिस्ट की शक्ति को थोड़ा कम कर दिया था, नहीं तो उसके हमले से वो राक्षसियां राख में बदल जाती और उनमें रहने वाली असली लड़कियों की भी मौत हो जाती। उस फ्यूरी फिस्ट के हमले से वो पांचों राक्षसियां जो हॉलवे में आई थीं, वो धमाके से दूर फेंका गई थी। पूरा बास्केटबॉल कोर्ट जलने लगा था और उसके अंदर जो कांच लगा था उस पर दरारें आने लगी थी। बहुत अच्छे आरव। आरव के हमले को देखकर छुटकी खुश हो गई। क्या कहा पिद्दी तुमने? आरव के कानों में अब भी धमाके की आवाज गूंज रही थी, इसलिए उसे छुटकी की आवाज सुनाई नहीं दी। फ्यूरी फिस्ट के धमाके ने उन राक्षसियों को बुरी तरह घायल कर दिया था। इसकी अटैक पावर इंटरमीडिएट रैंक्स पर काफी ज्यादा थी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनमें से दो राक्षसियां तो हॉलवे के अंदर ही नहीं आ पाई थी, लेकिन इस धमाके का असर हॉलवे के बाहर भी पहुंचा था, जिसके कारण वो दो राक्षसियां भी जलकर काली हो गई थी। इन राक्षसियों की शक्ति उन राक्षसों से ज्यादा थी जिनका सामना तुमने उस दिन प्राइवेट गार्डन में किया था। खासकर वो राक्षसी महामाया। न सिर्फ वो बेहद तेज थी बल्कि बहुत चालाक भी थी। न जाने अभी वो कहाँ होगी। छुटकी ने आरव से कहा, ये ज्यादा से ज्यादा मिनियन लेवल बीस्ट है, लेकिन अगर उनकी गिनती ज्यादा होती तो मैं भी उनका सामना नहीं कर पाता। पर अब तो मुझे लगता है कि मैं सच में खतरों का खिलाड़ी बन गया हूँ, आरव ने शांत आवाज में कहा। उन राक्षसियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी से डर ही नहीं लगता था। आरव के इंटरमीडिएट लेवल फ्यूरी फिस्ट की शक्ति देखने के बाद कोई आम मैजिकल बीस्ट अपनी दुम दबाकर भाग जाता, लेकिन उन राक्षसियों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमले के बाद बची हुई 6 राक्षसियों ने जब आरव को अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद राहत की सांस लेते हुए देखा, तो वो उस पूरी तरह जले हुए हॉलवे से सीधा आरव की तरफ बढ़ने लगी। अब उन राक्षसियों को आते हुए देखकर आरव वहां कैसे रुक नहीं सकता था। वो 6 थी और आरव सिर्फ 1, इसलिए वो तुरंत वहां से बचकर एक सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगा। उसके मैजिक बूट सिर्फ कुछ देर और उसकी मदद कर सकते थे, उसके बाद उनकी बैटरी खत्म हो जाती। उन मैजिक बूट्स की रफ्तार इतनी तेज थी कि आरव ने आसानी से उन्हें पीछे छोड़ दिया था। जिम के सेकंड फ्लोर पर एक रूम था और ये रूम पूरी तरह सजा हुआ था। इसके दरवाजे से अंदर आते ही सामने हैप्पी बर्थडे वाला एक बड़ा सा बैनर था और जमीन पर चारों तरफ बलून्स बिखरे पड़े थे। कमरे के ठीक बीचों बीच एक टेबल था जिस पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और एक बर्थडे केक रखा हुआ था। टेबल की एक तरफ एक लड़की बैठी हुई थी जो बेहद एक्साइटेड होकर अपना बर्थडे गिफ्ट खोलने की जिद कर रही थी। बताओ ना, इसमें क्या है? मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे गिफ्ट खोलने दो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो, उस लड़की ने कहा। अगर मैं बता दूंगा तो फिर सस्पेंस क्या रह जाएगा? मैंने इस गिफ्ट पर इतनी मेहनत जो की है, अब तुम भी तो थोड़ा इंतजार कर सकती हो, लड़के ने हंसकर उसे जवाब दिया। तुम मुझे ये गिफ्ट खोलने क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए थे और मेरे लिए कुछ नहीं लाए, इसलिए मुझे ये खोलने से रोक रहे हो, उस लड़की ने कहा। हे भगवान, तुम लड़कियां बिना बात कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि पहले केक काट कर खाओ, उसके बाद खोलना, उस लड़के ने लड़की को केक काटने के लिए चाकू देते हुए कहा। तुम बिना केक काटे नहीं मानोगे, ठीक है, लाओ फिर, वो लड़की बोलते बोलते अचानक चुप हो गई थी। उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन बदल गए थे। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? जल्दी करो। वो लड़की अब भी कुछ नहीं बोल रही थी और बोलती भी कैसे। उस लड़के के ठीक पीछे खिड़की से एक राक्षसी अंदर आ रही थी और उसकी नजर उस लड़के पर ही थी। तुम्हारे पीछे राक्षसी, लड़की ने बोलने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से डर के मारे एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी अचानक उस राक्षसी ने जोर की आवाज की और उस लड़के पर हमला कर दिया।